मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक है वो है संकलित शिक्षा का शिक्षक कार्यक्रम का स्वरूप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संकलित शिक्षक कार्यक्रम क्या होते हैं, उसके अंदर किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं और उसके अंदर जो उसके भाग विभक्त किए थे उसके भागों को हमने डिवाइड किया था। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था आपको इसका आधार शैक्षिक कार्यक्रम, इसको 3 भागों में हमने बांटा था। सबसे पहले आधार शैक्षिक कार्यक्रम, उसके बाद उसका दूसरा कार्यक्रम है वो विषय वस्तु संबंधी कार्यक्रम और तीसरा था प्रायोगिक कार्यक्रम। जिसमें कल की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी अपनी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आधार शैक्षिक कार्यक्रम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले शिक्षा के राशनिक आधार, उसके बारे में व्याख्या की जाती है। दूसरा उसका था शिक्षा के सामाजिक आधार, सामाजिक गतिविधियों के बारे में व्याख्या की जाती है। और तीसरा था शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। जो प्रथम अपना था, इसका जो प्रथम पार्ट था आधार शैक्षिक कार्यक्रम, जिसमें आपको मैंने 3 प्रकार के पार्ट उसके अंदर डिवाइड किए थे। आधार शैक्षिक कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले था राशनिक आधार, सामाजिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। इसके बारे में जो डिटेल थी कि इसके अंदर क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, किस प्रकार के अंदर सहभागिता होती है बालकों की, उससे संबंधित जानकारी हमने कल की जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका जो दूसरा है टॉपिक, इसी के अंदर आधार शैक्षिक एक कार्यक्रम हो गया था। अब इसका जो दूसरी जो हमने डिवाइड किए थे 3 प्रकार की जो स्वरूप था, उसमें दूसरा टॉपिक है वो है विषय वस्तु संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम। कि विषय वस्तु संबंधी जो दूसरा इसका द्वितीय भाग हमने पढ़ा है, द्वितीय भाग विषय वस्तु संबंधी जो भाग है उससे संबंधित इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं कि यह इसके द्वारा शिक्षक से संबंधित और छात्र से संबंधित जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी विषय वस्तु शिक्षक द्वारा छात्र के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए, इस बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो यह भाग एक सैद्धांतिक ज्ञान से संबंधित होता है। जो विषय वस्तु संबंधित है वो सैद्धांतिक जो कार्य होते हैं उस सैद्धांतिक कार्य से संबंधित ये भाग होता है। यह सोपान छात्र के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत एवं नियमों को ज्ञान प्रस्तुत करता है। ये जो द्वितीय सोपान है जो विषय वस्तु संबंधित ये छात्रों के जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं और उनकी शिक्षण गतिविधियां हैं उनके संबंध में ज्ञान प्रस्तुत करता है। जैसे अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के नियम, इसके अंदर जैसे अधिगम के सिद्धांत, जैसे अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के नियम, यानी जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है, जो नियम होते हैं उस संबंधित जानकारी है वो ये दूसरा जो अपना वर्गीकरण किया है विषय वस्तु से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम उसके अंदर दिए जाते हैं। तो इसमें छात्रों की जो अधिगम सिद्धांत है, जो शिक्षक करके सीखने की विधि, ज्ञान से ज्ञान की और सूक्ष्म से कठिन की और जो भी और अधिगम जो नियम है उन नियमों के बारे में, स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण, एक और इस विभाग के लिए अधिगम का स्थानांतरण, यानी ये सीखा हुआ ज्ञान हम दूसरी जगह कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। अधिगम का स्थानांतरण यानी जो टॉपिक है अपन उस टॉपिक को एक जैसे शिक्षण विधियां होती हैं वो शिक्षण विधियां हम जैसे साइंस में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम पॉलिटिकल में भी कर सकते हैं, उसको हम बायो में भी कर सकते हैं। जो भी शिक्षण विधियां हैं इस शिक्षण विधि का ज्ञान हम दूसरे शिक्षण विधि में या दूसरे विषय के अंदर प्रयुक्त कर सकते हैं। इस संबंधित में भी व्याख्या की जाती है। इस भाग में विस्तृत अध्ययन हम इसके जो विस्तृत अध्ययन है इसके अंदर जो क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जो प्रथम है वो है शिक्षण उद्देश्य। प्रथम इसके अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षण उद्देश्य के बारे में। टीचिंग जो एम्स होते हैं, शिक्षण उद्देश्य होते हैं, वो क्या होता है कि ये जो दूसरा सोपान है जो विषय वस्तु से संबंधित कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंदर छात्रों को शिक्षण का ज्ञान कराया जाता है, शिक्षण विधियों का ज्ञान कराया जाता है, शिक्षण नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार
पढ़ाते हैं हम कक्षा में, तो उससे पहले इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को हम निर्धारित करते हैं और उद्देश्यों को शिक्षक बालकों के समक्ष कैसे प्रस्तुत करेगा ताकि वो उद्देश्य जो लेकर जा रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति बालकों के द्वारा उसको मिले। तो यह उद्देश्य है, इसके अंदर छात्रों को शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान कराया जाता है। इसके द्वारा छात्रों को शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान कराया जाता है। इसके द्वारा छात्रों को जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के बारे में अवगत कराया जाता है। दूसरा है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां पहला था शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण विधियां। जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, इसके लिए जो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, इसके द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं, विधियों का ज्ञान कराया जाता है। इसके द्वारा छात्रों को विभिन्न जो शिक्षण विधियां होती हैं उन विधियों से अवगत कराया जाता है। जैसे सूक्ष्म से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे अपन प्रस्तावना प्रश्न कौशल होता है ना, वो प्रस्तावना कौशल किस प्रकार से छात्रों के सामने प्रस्तुत करें ताकि जो अपना प्रकरण हो उस पर आकर छात्र रुके। तो उसी प्रकार के ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ऐसी शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती हैं जिससे बालक को जो ज्ञान प्राप्त है उस ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाए, यानी जो ज्ञान है उस ज्ञान को विस्तृत रूप में कैसे उसको मिले। ऐसी जो शिक्षण विधियां होंगी, शिक्षण और बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिससे आप अवगत हैं, उस शिक्षण विधियों के बारे में इस विषय वस्तु के अंदर उनको ये ज्ञान दिया जाता है। जो छात्र अध्यापक होते हैं उन छात्र अध्यापकों को शिक्षण विधियों के प्रयोग एवं उनके गुण दोषों से परिचित कराया जाता है। शिक्षण विधियों का ज्ञान कराया जाता है, इसके साथ साथ शिक्षण विधियों के गुण व दोषों को भी परिचित कराया जाता है कि शिक्षण विधि कौन सी शिक्षण विधि बेटर है, कौन सी शिक्षण विधि प्रयुक्त की जा सकती है जिससे बालक आसानी से समझ सके। इस प्रकार के जो शिक्षण के जो गुण दोष होते हैं विधियों में उनसे भी बालकों को परिचित, छात्र अध्यापक है उनको परिचित कराया जाता है। किस विधि का प्रयोग किस विषय परिस्थिति में करना है इस संबंध में भी जानकारी दी जाती है। फिर तीसरा है कक्षा कक्ष प्रबंध। तीसरा है अपना कक्षा कक्ष प्रबंध। तीसरा है कक्षा कक्ष प्रबंध। जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, कक्षा कक्ष प्रबंध जिसके नाम से हम जानते हैं, इसके इस सोपान से जो कक्षा कक्ष प्रबंध है, इस सोपान से यह बिंदु जो है वो काफी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके द्वारा छात्र अध्यापक को कक्षा में सामान्य वातावरण स्थापित करने का जो ज्ञान है वो प्रदान किया जाता है कि उसको उस वातावरण के अंदर वो किस प्रकार से समायोजित हुए, इस प्रकार का ज्ञान उसको दिया जाता है। छात्र अध्यापक होंगे वो वातावरण में छात्र अध्यापन शिक्षण कार्य संपन्न कर सकते हैं कि किस प्रकार के वातावरण उनको प्रदान किए जाए ताकि उनको जो शैक्षिक कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर वो अपनी रुचि दे सके। अतः जो कक्षा कक्ष प्रबंध है उस शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी सुचारू रूप से चलाने में काफी हद तक शिक्षकों का योगदान करता है। इसके अंतर्गत शिक्षण की संकल्पना, शिक्षण की प्रगति, इसके अंतर्गत क्या क्या विधि होती है, शिक्षण की
संकल्पना, दूसरा शिक्षण की जो प्रकृति होती है, शिक्षण की प्रकृति, फिर इसके अंदर शिक्षण की पूर्व क्रिया, शिक्षण की संरचना, शिक्षण की पूर्व क्रिया, शिक्षण की संरचना एवं शिक्षण का अंतःक्रिया चरण और शिक्षक और छात्र के मध्य जो शिक्षण का अंतःक्रिया चरण है, आपस में सहवार्ता, शिक्षक जब टीचिंग कार्य होता है तो उसमें अंतःक्रिया बहुत ही आवश्यक होती है, ताकि बालक क्या अपने से सीखना चाहता है, उसके मन में क्या उस टॉपिक के प्रति क्या सवाल उठ रहे हैं, यदि उनसे आप अंतःक्रिया नहीं करोगे तो उनके अंदर जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब टीचिंग करते हैं तो बालकों के साथ अंतःक्रिया बहुत ही आवश्यक होती है। फिर है शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, इसके अंदर और है शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, फिर शिक्षण क्रियाओं का महत्व, शिक्षण क्रियाओं का महत्व, और उससे आगे है शिक्षण अधिगम तथ्यों का ज्ञान, शिक्षण अधिगम तथ्यों का ज्ञान। ये था अपना जो दूसरा टॉपिक था विषय वस्तु संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम, जिसमें मैंने आपको इसमें तीन जो शिक्षक के अंदर जो तीन कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य, इसके द्वारा शिक्षण जो छात्र है उनको शिक्षण विधियां होती है, उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा है शिक्षण विधियां, इसमें शिक्षण विधियां जो भी शिक्षण मेथड होते हैं उन शिक्षण विधियों के बारे में छात्रों को अवगत कराया जाता है और उनके गुण दोषों के बारे में भी बताया जाता है। और थर्ड है कक्षा कक्ष प्रबंध, जिसमें शिक्षण की संकल्पना, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की पूर्व क्रिया, शिक्षण की संरचना, शिक्षण का अंतःक्रिया, जिस अंतःक्रिया बहुत ही आवश्यक है, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, शिक्षण क्रिया का महत्व, शिक्षण क्रियाओं का विज्ञान, इससे संबंधित जानकारी की व्याख्या की जाती है। इसके जो कुछ पाठ बचे हैं इनके बारे में जो कल की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।